तो आज हम लोग यात्रा में हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और आदिम जाति विकास विभाग उनके जिम्मे हैं। रामविचार नेताम जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और मैंने महसूस किया कि चाहे वो जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो या फिर किसानों के बारे में सोचने की बात। अभी हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइज़र के प्लांट गए हुए थे। नेताम जी, मैं समझना चाहूँगा, अभी हम लोग प्लांट से वापस लौट रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कम होता होगा कि कोई कृषि मंत्री राज्य का इस तरह प्लांट में पहुंचे और फर्टिलाइज़र किस तरह से बन रहा है, किस तरह से प्रोसेस अपनाया जाता है, किसानों तक कितना पहुंच रहा है, उत्पादन किस तरह से हो रहा है, ये पूछा जाए। आपका क्या अनुभव रहा? अभी आप प्लांट में, आप लोगों से बातचीत आपने की और क्या उद्देश्य इसके पीछे है? देखिए, आज किसान जिस प्रकार से अत्याधुनिक खेती की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा है जी, और उसके माध्यम से आज बहुत अधिक पैदा लोग ले रहे हैं और ये स्वाभाविक है कि पैदावार बढ़ाने के लिए तरह तरह के फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहे हैं जी। और आज इतना अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है कि ये पूरा खेत एक तरह से जहरीला हो गया है और पूरा केमिकल की वजह से पूरा खेत बंजर के बंजर हो जा रहे हैं। तो हमारी सरकार ने और यहाँ छत्तीसगढ़ में बायो फर्टिलाइज़र का एक प्लांट लगाया गया कि जो इन रासायनिक खादों को कम प्रयोग करें और उसके विकल्प के तौर पे बायो फर्टिलाइज़र के प्लांट यहाँ लगाया जी। 2010 में मैं देख रहा हूँ। हाँ, समय लगा हमारी सरकार जी जी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका प्रचलन बढ़े, किसान इसको अधिक से अधिक जो है लें जी। और जो केमिकल डाल रहे हैं खेतों में, तरह तरह का फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके विकल्प के तौर पे हमारे पास जो यहाँ ऑलरेडी बायो फर्टिलाइजर है, बाकी है फर्टिलाइजर जिसमें कि केमिकल नहीं है, तो इससे पैदावार भी अच्छा ले सकते हैं। तो हमारे किसानों को कम से कम सही सामान मिले, सही खाद बीज मिले जी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो यहाँ यूनिट है, ये यूनिट और अच्छा बेहतर काम कर सके और अच्छे रिजल्ट के साथ काम कर सके, जो विश्वसनीयता हासिल हो। मैं समझता हूँ कि आज उसकी ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को एक हमारा जो बीज निगम के माध्यम से जो फर्टिलाइज़र का यहाँ उत्पादन हो रहा है वो उसका अधिक से अधिक लोग उपयोग करें, क्योंकि ये आपके लिए, किसानों के लिए, उनके लिए बनाया गया है और कम कीमत पे बेहतर रिजल्ट देने का एक तरह से इसमें गारंटी है। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में इसकी बहुत जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जब प्लांट में हम लोग थे, आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे डिमांड आए और सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से हो। ये हमारा विज़न है। किस तरह रिस्ट्रक्ट किया जाए चीज़ों को, वैकेंसी से उसको फुलफिल किया जाए, इसको लेकर किस तरह प्लान है, क्या निर्देश आपने दिया है वहाँ अधिकारियों को? देखिए, देश भर में बहुत सारे या दुनिया में एक से एक बायो फर्टिलाइजर का निर्माता बड़े अच्छी ब्रांड की कंपनियां जी, प्राइवेट कंपनियां जो प्राइवेट बिल्कुल जी। जब उनका अधिक मार्केट इस तरह से जब चल रहा है तो हमारे यहाँ क्या कमी है? हाँ। हम भी तो वही चीज बना रहे हैं, बिल्कुल, जमीनें हैं, सिस्टम तो वही है। बिल्कुल सही बात। हम इस दिशा में क्यों नहीं सोच करके बात करें जी? तो हमारा यहाँ अच्छे उत्पाद हमारा अच्छा हो, देश के बाहर, देश के अंदर भी, बाकी प्रदेश में भी इसका एक अच्छा नाम हो। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमें अब बढ़ने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ अभी मान लीजिए कि अपग्रेड करना हो, हमें अपग्रेड करना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए और हमें एक कॉरपोरेट स्टाइल में यहाँ की फैक्ट्री को हमें अपने ले करके और उसे पूरी तरह से उसका निर्माण करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आज इसीलिए वहाँ विजिट करने का मेरी मंशा भी यही थी कि वहाँ आखिर क्या कमियाँ हैं कि हम ले दे कर के 1 लाख, 1.25 लाख लीटर तक ही हम सप्लाई कर पा रहे हैं, जबकि आज प्रदेश में आज
कितनी लाख करोड़ लीटर की आज आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और किसानों के लिए बेहतर हम उसकी सुविधा हम दे सकें, ऐसा मेरी मंशा है। जी देखिए, आपको मैं शेयर कर दूं कि हमारे चैनल पर सूत्र वाक्य मैं आपको बताया भी था कि खाने से पहले किसानों को याद करिए और सोने से पहले जवानों को याद करिए। मेरा ये कहना है, जिस तरह से कोई भी सरकारें आती हैं तो किसानों को लेके सोचने की बात करती है, लेकिन कल भी मैं आपसे मिला मंत्रालय में, आज भी मैं आपके साथ अभी हूँ। मैंने देखा कि जब एयर कंडीशनर कमरे में बैठे कोई पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो किसान कई बार आश्वस्त नहीं हो पाता कि भाई मेरे बारे में पता नहीं, सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे। एक सनावल का बेटा निकल करके आज कृषि मंत्री बन चुके हैं। आप किस तरह आश्वस्त करेंगे किसानों को, जो भी आपको हमारे चैनल में देख रहे हैं, कि आप चिंता मत करिए, राम विचार आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या आप आश्वस्त करेंगे, किस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं ताकि वो आत्महत्या भी ना करे और चिंतित भी ना हो? नहीं, निश्चित ही मैं उनके लिए खड़ा हूँ जी। हमारी सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए सुख में दुख में हर स्थिति में हम उनके साथ खड़े मिलेंगे और इसके लिए बेहतर और क्या हम कर सकते हैं, हम दिन रात उन्हीं के लिए सोच करके काम कर रहे हैं। और इसलिए आज इतने सारे सेक्टरों में हम काम कर रहे हैं। आज अगर हम देखें, तिलहन को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही सोच है कि इसे नवाचार के तहत जो है हम तेल उत्पाद के क्षेत्र में हमारा कैसे आत्मनिर्भर हम कैसे हो सके, इसी प्रकार से दलहन में हम कैसे आत्मनिर्भर हो सके, मिलेट्स की खेती हम कैसे इसको बढ़ावा दे सके। तो इतने सारे हमारे तमाम हमारा क्षेत्र खुला हुआ है। मैं समझता हूँ उन क्षेत्रों में आज हम आगे बढ़ कर के हम सबको काम करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर आप काम करिए, उत्पाद लीजिए। आज जिस प्रकार से एक हम पाम ऑयल के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर बम्बू मिशन के तहत काम कर रहे हैं, तो उसके तहत भी सरकार भी सब्सिडी दे रही है। पाम ऑयल के बारे में बात हम कर रहे हैं कि पाम ऑयल इस बार जो है भारत सरकार ने हमें 14,000 हेक्टेयर तक ये खेती करने का हमें वहाँ से आवंटन जारी किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे किसानों को इस ओर भी झुकाव उनका भी बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार दलहन के क्षेत्र में भी हमारा झुकाव बढ़ना चाहिए। जिन क्षेत्रों में हम मिलेट्स के खेती ले सकते हैं उन क्षेत्रों में मिलेट्स के खेती लेना चाहिए। आप लीजिए, उसके बेहतर हम मार्केटिंग और उसका पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए भी हमारी सरकार जो है कोशिश कर रही है। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, आप किसानों को तो आश्वस्त कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास और है, आदिम जाति विकास विभाग। बहुत सारे ट्राइब्स के बच्चे हैं रामेश्वर जी, मैं खुद कई बार सरगुजा बस्तर हमने रिपोर्टिंग किया है, हीरे निकल कर सामने आ रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में, और खासतौर पे जनजाति इलाकों में तो आप लोग काम भी कर रहे हैं। किस तरह से जो आदिवासी बच्चा है उसका जो चमक है वो पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैले, और लगातार मैं देखता भी हूँ कि आप बच्चों से बात करते नजर आते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते नजर आते हैं। उनको लिए किस तरह से विजन आपके मन में है कि उनकी जो समस्याएं समाधान हो और उनके अंदर जो प्रतिभा है भाई साहब वो लगातार सामने आता रहे? नहीं, निश्चित ही यही सोच करके देखिए छत्तीसगढ़ ने एक नवाचार के तहत हम कर सकते हैं कि हम लोगों ने उनको कैसे और लंबी छलांग मार सके, लंबी उड़ान कैसे भर सके, इसके लिए हम लोगों ने स्किल उनका और बढ़ाने के लिए प्रयास जैसी संस्था को स्थापना किया है। दिल्ली में हम लोगों ने यूपीएससी की कोचिंग हम देने के लिए भी हम लोगों ने वहाँ 200 सीटर तक का करने का फैसला किया है। उसके तहत बहुत सारे बच्चे वहाँ जाकर के यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयास के माध्यम से बहुत सारे कोचिंग के जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के तहत कोचिंग ले रहे हैं। और आज हम सबको गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार हमारे बहुत सारे प्रतिभावान छात्राओं ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और जिन लोगों ने इसमें सफलता अर्जित किया है उनका हम अभी सम्मान करने वाले हैं। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात, अब कुछ नेशनल मुद्दों पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह आपका विज़न है, क्या सोच है? जातीय जनगणना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके पीछे विज़न क्या है? क्या लगता है कितना लाभ इससे देश को होगा? जातीय जनगणना कितना महत्वपूर्ण था आपको लगता है?
मैं समझता हूँ कि आज उसकी ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे जातियाँ हैं जिनका आज कहीं अता पता नहीं है जी। तो ये जाति जनगणना हो जाएगा तो उसके माध्यम से बहुत सारे योजना का लाभ जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जी। जैसे पीबीटीज के लोग हैं, उनकी सही आकलन आ जाए, सही जानकारी आ जाए तो उसके आधार पे हमारी योजना जब बनेंगी तो उनके लिए विशेष प्रावधान होगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय आज नेता हैं, उनके विजनरी के हिसाब से उन्होंने जिस प्रकार से देश में जाति के आधार पर जनगणना करने का जो निर्णय किया है, ये बहुत ही इसके लिए ये ऐतिहासिक निर्णय है और मैं समझता हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और वो ये उन्हीं के बस की बात थी कि इतना बड़ा निर्णय, इतना साहसिक निर्णय, इतना ऐतिहासिक निर्णय जो लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये भूत न भविष्य होने वाला था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। इसका लाभ निश्चित ही उन तमाम सारे गरीब तबका के लोगों को, अन्य लोगों को इसका जो है मिलने वाला। जी, आपके नाम में राम है, मैं कई बार बोलता भी रहा हूँ राम विचार। और जो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं, जो लोग कश्मीर घूमने गए थे हमारे देश के अभिन्न हिस्से में, वहाँ पहलगाम से जो एक दर्दनाक तस्वीर निकल कर सामने आई, किस तरह से, चूँकि वहाँ पे जिस तरह पूछा गया कि आप हिंदू हो, उसके बाद मार दिया गया। हम लोग भी हिंदू हैं और गर्व करते हैं इस बात पर। कितनी पीड़ा होती है ऐसी घटना जब सामने आती है और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे सोच वाले लोगों को। बहुत बहुत इतने अत्याचार की सीमा लांघी और इतना विभत्स चेहरा इन आतंकवादियों को हो सकता है, मैं कल्पना नहीं कर सकता। और जिस प्रकार से बेगुनाह लोगों को उनका वहाँ पे बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं की गई और एक एक व्यक्ति से पूछ कर और कहीं संदिग्ध हुआ कि जो बता रहे वो सही है कि नहीं, तो उसे जो है कलमा पढ़ा करके उनके कपड़े उतरवाया गया। जी, कपड़े उतरवा कर। जी, ये मतलब कल्पना के बाहर है। ऐसे लोगों को इस धरती में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को जिंदा धरती में गाड़ देना चाहिए, दफना देना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा भारत सरकार बहुत गंभीरता के साथ पूरे उन्हें सबक सिखाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही आज देश पूरा गुस्से में है। उनका गुस्सा शांत तभी होगा जब ऐसे अत्याचारियों का उनका उचित तरीके से उनका खात्मा किया जाए। जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक देश में इस तरह के प्रश्न उठते रहेंगे और इसलिए यही समय है और सही समय है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जी, यही समय है, सही समय है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना बड़ी जो घटना हुई है ये निश्चित ही इससे एक इतिहास बदलेगा इसके माध्यम से। जी भाई साहब, एक तरफ आतंकवादी लगातार जिस तरह से हिंसा कर रहे हैं, दूसरी ओर अगर बात करें नक्सलवाद की, पहले सरगुजा पीड़ित रहा है राज्य के प्रारंभ में निर्माण के बाद से, अब लेकिन सरगुजा में उससे वैसा घटना सामने नहीं आती। बस्तर पीड़ित रहा है, लेकिन लगातार सुरक्षा बल के जवान अपने शौर्य व अपने वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई आप लोग की चल रही है और जो 31 मार्च 2026 का टारगेट जो तय किया गया है गृह मंत्री जी के द्वारा, क्या लगता है किस तरह आप लोग उस दिशा में बढ़ गए हैं और किस तरह समूल नष्ट करने वाले नक्सलवाद को आप लोग? निश्चित ही भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन, जिस प्रकार से पूरे नक्सलवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाया गया है उसका बहुत ही सार्थक रिजल्ट आ रहा है। ऐसे आतताई एक एक करके सबको चूम चूम के समाप्त किया जा रहा है
और जिस भाषा में जवाब देते थे उसी भाषा में आज प्रशासन, पुलिस के फोर्स, पुलिस के उन क्षेत्रों में जवान आज उनका सामना कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और आज यकीन हो लोगों को नहीं होता कि ऐसे सुदूर अंचल में, ऐसे सघन जो नक्सली वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी हमारे जवान वहाँ पे डेरा डाल करके रात दिन चौकसी करते हुए सर्चिंग ऑपरेशन चला करके एक एक नक्सलियों का नेस नाबूद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2026 क्या 2026 मार्च के पहले ये समाप्त होके रहेगा। आज जिस प्रकार से नक्सली भागे जा रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, डर के मारे भीख मांग रहे हैं, अपनी जान के भीख मांग रहे हैं, शांति वार्ता के तहत तो बात करने के लिए सोर्सेस लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी समझ में आया है कि सरकार भी कोई चीज़ है, ये पहले की सरकार नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इस सरकार में आज उनको सबक सिखा के ही आज रखेंगे। और इसलिए आज इतने डरे सहमे हैं नक्सली, और किसी तरह से वो अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पर लोग जो है, जो नहीं कर रहा है, जो हथियार के साथ मैदान में कहीं दिखाई दे रहा है, तो उनका खात्मा भी किया जा रहा है। तो ये है आदरणीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के निर्देश पर, पूरा केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से यहाँ नक्सलवाद का खात्मा हो के रहेगा। जी, एक आखिरी अपील, चूंकि आप दिन भर आप हमारे साथ रहे, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ की ओर से। कैसा अनुभव पूरा रहा और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो लोग हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम कहते रहें, और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को सैल्यूट करिए, कैसा पूरा अनुभव रहा, आप क्या कहेंगे हमारी टीम को लेकर? और बहुत धन्यवाद। नहीं, निश्चित है इस तरह का जो भी हमारे कार्यक्रम चलेंगे, मैं दौरा प्रवास लोगों के बीच में जाऊंगा, क्योंकि हम सब का कर्तव्य यही है कि लोगों को संवैधानिक दृष्टि से जो अधिकार मिले हैं, जो सुविधाएं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, किसानों के हित में जितनी स्कीमें, योजनाएं चल रही हैं, उस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन भी हो, उसका लाभ जो है आम जनों तक हो, मिले, और उसके माध्यम से लोग यहाँ छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बना सकें। इसके लिए हम सब जो है एक तरह से वचनबद्ध भी हैं, और एक तरह से हम सबकी एक बहुत बड़ी महती एक जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हमारे पास जो समय है, जीवन का एक एक पल का, एक एक क्षण का, उसका हम लोगों के लिए लगाएं, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए हम काम करें। इसके लिए हम कैसे हम यहाँ बेहतर हम परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को साथ लेकर के कैसे लोगों का विकास किया जा सकता है। तमाम सारी स्कीमें, योजनाएं तो चलते रहता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी ठीक हो, और उसका लाभ कितना मिल पा रहा है वो भी हमारा देखने कौन सी कमियां हैं उसको भी दूर करें। एकदम सही बात है। जी, इस दिशा में लगातार मैं सोचते रहता हूँ। ऐसा सोच करके ही मैं आज ये कार्यक्रम बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल रामविचार नेताम जी के साथ दिन भर सुदर्शन न्यूज़ की टीम थी, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और लगातार इस तरह के मुद्दे जिसका सरोकार सीधे जनता से है, वो मुद्दे आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी प्रकाश के साथ मुझे आने की योगेश मिश्रा को अनुमति दीजिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।